माँ, क्या हुआ? आप इतने रात में अकेले बाहर क्यों बैठे हो? कुछ नहीं राजू बेटा, बस मुझे नींद नहीं आ रही थी तो सोचा कि थोड़ी देर बैठ लूं बाहर आकर के। माँ, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आप यहाँ अकेले मत बैठा करो। पापा को गए हुए कितने वर्ष बीत गए हैं, लेकिन आप हो कि हर रोज आकर इन तारों को देखते रहते हो। माँ, मुझे अकेले नींद नहीं आ रही है, चलो ना मैं आपके साथ में सोऊंगी। अच्छा ठीक है रिया, चलो, मुझे भी बहुत जोरों की नींद लग रही है। रिया, सुबह हो गई है, उठ जाओ, स्कूल नहीं जाना क्या? हाँ माँ, मैं तो पहले से ही उठकर तैयार हो गई हूँ। वैसे भी आज बहुत लेट हो गए हैं। आंचल रिया और राजीव को स्कूल छोड़ने जाती है और वह उधर से ही मुखिया के घर में काम पर चली जाती है। क्यों रे आंचल, तुम आज भी लेट से आई? मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि 1 मिनट भी लेट नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हें अभी काम से निकाल दूंगी। चलो जाओ, इसी वक्त मेरे घर से बाहर निकल जाओ। नहीं मालकिन, ऐसा मत कीजिए, आज के बाद मैं लेट से नहीं आऊंगी, मुझे माफ कर दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें आज भर माफ करती हूँ, लेकिन हाँ, अगले बार से 1 मिनट भी लेट नहीं होना चाहिए। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ जल्दी यहाँ से। ऐसी बातें सुनकर तो आंचल को बहुत बुरा लगता है, पर वह क्या करती? वहां से सीधे रसोई घर में चली जाती है और खाना बनाती है। उसके बाद सारा काम खत्म करके फिर से सुगंधा के पास जाती है और बोलती है, मालकिन, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, घर के लिए कुछ राशन का सामान ले जाना है। जब देखो तब पैसे पैसे करती रहती है। 2 मिनट तो ढंग से काम करती नहीं है और मुंह उठाकर चली आती है पैसे मांगने के लिए। ये बोलकर कुछ रुपया आंचल को दे देती है। वह उतना ही पैसे लेकर वहां से निकल जाती है। हे भगवान, क्या गरीब होना इतना बड़ा पाप है कि अपने काम किए हुए पैसों को भी लेने के लिए लोगों की ताने सुनने पड़ते हैं। आंचल जैसे तैसे कर अपना और अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन तो आंचल की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। माँ, क्या हुआ? आप क्यों लेटी हो? आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ रिया बेटी, मेरी तबीयत जरा ठीक नहीं है, इसीलिए मैं लेटी हूँ। कुछ दिन में ही मैं ठीक हो जाऊंगी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो और अपना पढ़ाई पर ध्यान दो। कुछ दिन तो ऐसे ही बीत जाते हैं, पर आंचल का तबीयत सुधार होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब मैं क्या करूं? माँ का बुखार तो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है और घर का राशन भी 2 दिन में खत्म हो जाएगा। यह सोचकर राजीव काम के तलाश में घर से निकल जाता है। वह पूरे दिन गांव में काम ढूंढता है, पर उससे कम उम्र होने के चलते कोई काम नहीं मिलता है। अंत में वह थक हार कर घर जाता है और अंदर से एक कुल्हाड़ी निकालता है और जंगल की ओर चला जाता है। क्या करूं? अब पूरे गांव में काम ढूंढने से भी नहीं मिल रहा है, तो अब यही एक काम बचा हुआ है। मैं जंगल से लकड़ियां ले जाकर बाजार में बेच दूंगा। इससे माँ के लिए दवाइयां भी आ जाएगी। राजीव जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में ले जाकर बेचता है और उसे जो पैसे मिलते हैं उन पैसों से अपनी माँ का इलाज करवाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। आंचल की तबीयत में सुधार होती है और वह बहुत ही जल्द ठीक हो जाती है। तभी एक दिन आंचल बोलती है, राजीव बेटा, अब तो मेरी तबीयत में काफी सुधार हो गई है। अब कल से ही तुम स्कूल जाना
और मैं अपने काम पर जाऊंगी। मेरी वजह से तेरा पढ़ाई में बहुत नुकसान हुआ है। माँ, अब आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जंगल से लकड़ियाँ लाकर बाजार में बेच दूंगा और उन्हीं पैसों से घर भी चलाऊंगा। नहीं राजू बेटा, अभी तेरा काम करने का उम्र नहीं, पढ़ाई लिखाई करने और खेलने कूदने का है। बस तुम अपने पढ़ाई पर ध्यान दो। नहीं माँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं भी रहूंगा तो चलेगा, लेकिन मेरी बहन को मैं पूरे मेहनत और लगन से पढ़ाऊंगा और एक दिन वह हमारा नाम रोशन करेगी। इसी तरह कुछ हफ्ते बीत जाते हैं। एक दिन राजू जंगल से वापस आ रहा था तो देखता है कि मुखिया जी अपने मजदूरों से काम करवा रहे हैं। यह देखकर राजू रुक जाता है। क्या हुआ राजीव, तुम इतने गौर से खड़े होकर क्या देख रहे हो? कुछ नहीं मुखिया जी, बस छांव देखकर यूं ही रुक गया। यह बोलकर राजू वहां से आगे निकल जाता है। तभी मुखिया राजू को देखकर सोचता है, राजीव तो अपना सारा काम कितनी मेहनत और लगन से करता है। ऐसा करता हूँ कि मैं इसे अपने खेतों के काम पर लगा देता हूँ। बेचारा बहुत ही मेहनती है, इसके भी कुछ मदद हो जाएंगे। राजीव बेटा, जरा इधर आना तो। क्या हुआ मुखिया जी, आपने मुझे आवाज लगाया? हाँ राजीव, मैंने तुम्हें आवाज लगाया। तुम्हारी मेहनत और लगन देखकर मुझे बहुत ही खुशी होती है। मैं चाहता हूँ कि आज से तुम मेरे खेतों पे ही काम करो। ठीक है मुखिया जी, मैं कल से ही आपके खेतों पर काम करने आ जाऊंगा। राजीव, कल से काम पे आने की क्या जरूरत है? इससे अच्छा तुम अभी से ही काम पे लग जाओ, इसमें तुम्हारा ही फायदा है। मुखिया की बातें सुनकर राजू तुरंत काम में ही लग जाता है। ठीक है मुखिया जी, अब मैं घर चलता हूँ। वैसे भी थोड़ी देर में शाम भी होने वाली है। राजीव वहां से निकलकर घर आने लगता है तो उसे घर पहुंचते पहुंचते शाम हो जाती है। मैंने राजीव को कितनी बार मना किया है कि तू जंगल मत जाया करो लकड़ियां लाने, पर वह सुनता ही कहाँ है। आज के बाद मैं उसे एकदम नहीं जाने दूंगी। तभी राजू भी घर आ जाता है। क्या राजू, तुम इतनी लेट से जंगल में ही थे? हमें कितनी चिंता होती है तुम्हारी। आज के बाद तुम लकड़ियां काटने का काम छोड़ दो। इससे अच्छा मैं ही मुखिया जी के घर में काम कर किसी तरह घर चला लूंगी। नहीं माँ, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब मैं भी जंगल से लकड़ियाँ काटने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुखिया जी ने मेरी मेहनत और लगन को देखकर मुझे अपने ही खेतों में अपने मजदूरों के साथ काम दे दिया है। तब तो यह अच्छी बात है। अब तुम्हें जंगल से लकड़ियां लाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। राजीव सुबह जल्दी ही काम में जाने के लिए निकल जाता है। तभी मुखिया राजीव को देखकर बोलते हैं, आओ राजू बेटा, तुम आ गए। मैंने तो सोचा था कि तुम नहीं आओगे। चलो अब आ ही गए हो तो कुछ दूरी पर आगे एक मेरा खेत है, वहां पर जाकर काम करना है। राजीव मुखिया जी के बताए अनुसार उस खेत में चला जाता है और सारा काम जल्द ही खत्म कर देता है और फिर मुखिया जी के पास जाकर बोलता है, मुखिया जी, और कोई काम बचा हुआ है क्या? उसको भी बता दीजिए। वहां का सारा काम खत्म हो गया है। क्या? इतना बड़ा खेत और इतनी जल्दी कैसे खत्म कर दिया? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। यह बोलकर मुखिया जी उसे वापस खेत में ले जाते हैं देखने के लिए। तुम तो सच में बहुत ही मेहनती हो राजीव, पर तुमने अपनी पढ़ाई क्यों छोड़ दी? तभी राजीव निराश मन से बोलता है, मेरा तो पढ़ाई छोड़ने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन घर की हालत देखकर काम करना पड़ रहा है। वरना मैं अपने क्लास में सबसे प्रथम में था। लेकिन गरीबी एक ऐसी मजबूरी है कि अपने सारे सपनों और शौकों को कुचल कर काम करना पड़ता है। अच्छा राजीव, तुम चिंता मत करो, इसका हल भी मैं ढूंढकर तुम्हें कल बताऊंगा। मुखिया जी ने ऐसा क्यों कहा कि मैं तुम्हें कल बताऊंगा? वो मुझे आज भी तो बता सकते थे। यह सोचते हुए राजीव घर जा रहा था।
तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। कोई है? जरा मेरी मदद करो, मुझे जोरों की प्यास लगी है। अरे बाबा, आप यहाँ कैसे गिर गए? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी ना? राजीव उस साधु बाबा को उठाता है। बेटा, जल्दी से तुम मुझे पानी ला के पिला दो, नहीं तो मेरा दम घुट सकता है। मेरे पास पानी है बाबा, मैं आपको अभी देता हूँ। अपने पास में रखे बोतल को राजीव जैसे ही निकालता है, वह देखकर हैरान रह जाता है। अरे, मैंने तो बोतल भर कर रखा था, पर वह पानी कहाँ गया? पर कोई बात नहीं, आप 2 मिनट यहीं रुक जाओ, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। राजीव पानी की तलाश में निकल जाता है, पर उसे कहीं भी पानी नहीं मिलती है। अंत में वह थक हार कर बैठने ही वाला रहता है, तभी उसे एक विचित्र तालाब नजर आती है। अरे बाप रे, मैं तो इस रास्ते से रोज आता जाता हूँ, पर इस तालाब को मैंने आज तक नहीं देखा। शायद मैंने ध्यान नहीं दिया होगा। तभी अचानक उस तालाब में से एक चुड़ैल बाहर निकलती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस पानी को छूने की? रुक जाओ वरना तुम्हारी जान भी जा सकती है। कृपया कर तुम ऐसा मत करो, पहले मैं उस प्यासे को पानी पिला दूं, उसके बाद तुम मेरी जान ले लेना। यह बोलकर राजू एक बोतल पानी ले लेता है। तभी वह चुड़ैल बोलती है, तुम्हारे जैसे नेक दिल और दयालु इंसान का ही मुझे बरसों से इंतजार था। यह बोलते ही चुड़ैल परी के रूप में बदल जाती है। तुम तो एक दयालु और ईमानदार इंसान हो राजीव। तुमने मुझे इस श्राप से आजाद करवाया है। मैं परी लोक की राजकुमारी हूँ। मैंने एक साधु बाबा का ध्यान भंग किया था, तो उन्होंने मुझे श्राप दिया कि मैं हमेशा के लिए चुड़ैल बन जाऊंगी, और यह भी कहा था कि तुम्हें इस चुड़ैल रूप से एक दयालु इंसान ही आजाद करवा सकता है। तभी राजीव वहां से पानी लेकर साधु बाबा के पास जाता है, तो वहां का नजारा देखकर दंग रह जाता है। वहां पर तो एक हिरन है और वह साधु बाबा से बातें कर रही है। यह तो एक हिरन है और यह इंसानों की तरह बातें भी कर रही है। यह सब सच है या फिर गलत? मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा ना? तभी साधु बाबा राजीव से बोलते हैं, आओ राजीव बेटा, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था, पर तुम एक दयालु इंसान हो ना, इसलिए मैं तुम्हें यह हिरन भेंट स्वरूप देता हूँ। ठीक है बाबा, मैं इस हिरन को ले जाऊंगा और इसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। फिर राजीव वहां से अपने घर की ओर निकल जाता है। किसी ने मुझे पहली बार उपहार दिया है, मैं इसका खुद से ज्यादा ख्याल रखूंगा। राजीव बेटा, तुम आ गए, और तुम्हारे हाथ में यह हिरन तुम्हें कहाँ से मिली? तभी राजीव उस घटना के बारे में अपनी माँ को सारी बातें बताता है। महारानी, कई वर्ष बीत गए, पर आज तक मुझे कोई हल नहीं मिला। पता नहीं मेरी बेटी कभी ठीक होगी या नहीं। महाराज जी, आज एक साधु बाबा आए थे और उन्होंने बताया कि एक ईमानदार किसान और एक जानवर जब सच्चे दिल से रोएंगे और उन दोनों के आंसू मिलकर एक फूल खिलेगा, तो वही फूल हमारी बेटी को ठीक कर सकती है। क्या? तब तो मैं अभी इसी वक्त मैं अपने सिपाहियों को उस किसान की तलाश में भेजता। महाराज अपने सिपाहियों को उस किसान के तलाश में भेज देते हैं। कई महीने बीत जाते हैं, पर उन्हें उस किसान का घर नहीं मिलता है। तभी वे सिपाही थक हार कर राजमहल वापस जाने लगते हैं। कुछ देर में रात हो जाती है। राजीव और उसकी माँ हर रोज की तरह बाहर बैठे हुए थे। उसी वक्त राजा के सिपाही वहां से गुजर रहे थे। तभी एक सिपाही की नजर राजीव और पास खड़े हिरन पर पड़ती है। मुझे लग रहा है कि ये उसी किसान का बेटा है।
जिसकी तलाश में हम निकले हैं। यह पास में खड़ी हिरन किसकी है? यह हिरन तो मेरी है, पर इससे आपको क्या काम है? राजीव अपनी बात पूरा करता इससे पहले ही राजा के सिपाही हिरन के साथ उसे महल ले जाते हैं और दरबार में पेश करते हैं। बालक, तुम्हारी ये हिरन मुझे बहुत पसंद है। तुम ऐसा करो, इस हिरन को मुझे दे दो। महाराज, मैं माफी चाहता हूँ, परंतु मैं इस हिरन को आपको नहीं दे सकता। सिपाहियों, इससे इसकी हिरन छीन लो और इससे महल से धक्के मारकर बाहर निकाल दो। रुक जाए महाराज, अगर आपकी यही मर्जी है तो आप इसे रख लीजिए, पर एक बार मुझे इससे गले लगा लेने दीजिए। ठीक है बालक, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम इसे एक बार गले लगा सकते हो। राजीव हिरन को गले लगाता है और वह फूट फूट कर रोने लगता है। तभी उन दोनों के आंसू मिलते ही एक फूल के रूप में बदल जाती है। तभी महाराज बोलते हैं, सिपाहियों, रुक जाओ। मुझे माफ कर दो बालक, दरअसल मेरी बेटी कई वर्षों से पीड़ित है और वह इस फूल से ही ठीक हो सकती है। महाराज उस फूल को अपनी बेटी के पास ले जाते हैं और रख देते हैं। उस फूल को रखते ही राजकुमारी ठीक हो जाती है और उठकर खड़ी हो जाती है। पिताजी, मैं ठीक हो गई। वह कौन है जिसने मुझे इतने वर्षों बाद ठीक किया है? बेटी, वह तो एक मामूली किसान का बेटा है। राजकुमारी बाहर जाती है और राजीव को देखकर वापस महाराज के पास जाती है और बोलती है, पिताजी, जिस लड़के ने मुझे ठीक किया है मैं उसे विवाह करना चाहती हूँ। बेटी, वह लड़का बहुत ही गरीब घर का लगता है, इसीलिए तुम उससे विवाह नहीं कर सकती। नहीं पिताजी, आप ऐसा मत बोलिए। जिसने मुझे इतने वर्षों बाद ठीक किया है मैं उसी इंसान से विवाह करूंगी। हाँ बेटी, तुम्हारी सोच तो बहुत ही अच्छी है। मैं तुम दोनों की विवाह बहुत ही धूमधाम से करवाऊंगा। कुछ दिन बाद महाराज राजीव के घर जाते हैं और राजीव और उसकी माँ से उन दोनों का विवाह का बात करते हैं। कुछ साल बाद राजीव और राजकुमारी का धूमधाम से विवाह हो जाता है और राजीव अपनी पत्नी राजकुमारी को अपने घर ले आता है।